नेक्स्ट हमें दे रखा है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द बैट इफ द टू वर इन कॉन्टैक्ट फॉर 0.01 सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे, एवरेज फोर्स निकालना है। तो फोर्स बाय बॉल ऑन बैट इज इक्वल टू इम्पल्स बाय बॉल ऑन बैट अपॉन डेल्टा टी। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। सो दैट इज इक्वल टू कितना इंपल्स लगाया था बॉल ने बैट पर, 12 न्यूटन सेकंड। सो दैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन सेकंड अपॉन 0.01 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 1200 न्यूटन। फ्रेम्स, हाँ, द साइन विल डिफर फॉर डिफरेंट साइन कन्वेंशंस, डिफरेंट। अगर आप फ्रेम का डायरेक्शन उल्टा ले लोगे तो ऑब्वियसली साइन तो बदल, हर चीज का बदल जाता है ना, हर वेक्टर का बदल जाता है ना बेटा। लेकिन वेक्टर नहीं बदलता, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल, सिर्फ उसका डायरेक्शन बदल जाता है, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है, बट वेक्टर चेंज नहीं होता। ठीक है, कॉपीड। छोटा सा ही तो है, कॉपी हो ही गया होगा। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस इंपल्स की। अभी इंस्टेंटेनियस इंपल्स क्या होता है? देखो भैया, डेफिनेशन तो ये है कि इफ अ वेरी लार्ज force acts for a very small time। अगर बहुत ही छोटे टाइम के लिए अगर एक बहुत ही बड़ा फोर्स लगे, तो ऐसे फोर्स की वजह से जो इंपल्स लगता है उसे हम इंस्टेंटेनियस इंपल्स कहते हैं। वैसे देखा जाए तो हमें इंपल्स की जरूरत ही इंस्टेंटेनियस इंपल्स के केस में पड़ती है, बट हमारी डेफिनेशन इंपल्स की है इंटीग्रेशन एफडीटी, जो हम फाइनाइट फोर्सेस के लिए भी निकालते हैं। बट असली जरूरत हमें पड़ेगी इंपल्स की इंस्टेंटेनियस इंपल्स में, जो क्या कहता है कि इंस्टेंटेनियस इंपल्स कब लगता है, जब एक बहुत बड़ा फोर्स बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगे, तो हम कहते हैं ये इंस्टेंटेनियस इंपल्स है। जैसे कि यहां पर ये 1200 न्यूटन जो फोर्स है, काफी बड़ा फोर्स है, और ये बहुत ही छोटे टाइम सिर्फ 0.01 सेकंड के लिए लग रहा है, तो एक तरीके से इसको हम इंस्टेंटेनियस इंपल्स कह सकते हैं। बट ये आइडियल केस नहीं है, ऑलमोस्ट ट्रू है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस इंपल्स है। लेकिन हाँ, हम ऐसे ही चीजों के बारे में इंस्टेंटेनियस इंपल्स में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मैं फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, फोर्स जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, टाइम बढ़ता जा रहा है, फोर्स नहीं आ रहा। सडनली फोर्स बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए बहुत ही बड़ा फोर्स लगा, फिर से जीरो हो गया, जीरो 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 जीरो। ठीक है, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्स की वजह से ये जो एरिया बना, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस इंपल्स बोलते हैं। अगर आप आइडियल इंस्टेंटेनियस इंपल्स के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि फोर्स जीरो ही रह गया हमेशा, बस एक मोमेंट के लिए ऑलमोस्ट इंफिनिटी पहुंच गया, फिर जीरो हो गया। दिस इज आइडियल, जो कभी होता नहीं है। दिस इज प्रैक्टिकल एंड दिस इज, दीज टू आर वेरी सिमिलर। मतलब इसको हम हमेशा इसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके का जो फोर्स है, जो बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स होता है, उस फोर्स का भी तो हमें कोई नाम देना चाहिए। सच फोर्स is called
impulsive force, such a force is called impulsive force। बहुत ही छोटे टाइम के लिए जो अगर बहुत ही बड़ा फोर्स लगे तो हम उस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, और हम उस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, और उसकी वजह से लगने वाले इंपल्स को इंस्टेंटेनियस इंपल्स कहते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया? हो ही गया होगा, बहुत छोटा सा था। अब इस इंपल्स के बारे में या इंपल्सिव फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जो हम जानने चाहिए वो लिख रहा हूं यहां पे। पहला पॉइंट कि आपके जो इंपल्सिव फोर्सेस है ना, दे एक्ट ड्यूरिंग इवेंट्स लाइक कोलिजन, एक्सप्लोजन और एनी अदर इंपैक्ट। ठीक है, इंपल्स जो इंपैक्ट से आया है। जब भी कोई इंपैक्ट होता है, कैसे, जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड किए, कहीं पे एक्सप्लोजन हो गया, कभी आपने झटके से, बेसिकली इंपल्स का हिंदी में नाम है झटका। कभी भी अगर झटका लगे तो बेसिकली वो इंपल्स है या इंपल्सिव फोर्स है। रस्सी से बांध के किसी ऑब्जेक्ट को झटके से खींच लो, धीरे धीरे खींचोगे तो नॉर्मल फोर्स है, झटके से खींच लोगे तो इंपल्स है। ठीक है, तो इंपल्सिव फोर्स एक्ट ड्यूरिंग इवेंट्स लाइक कोलिजन, एक्सप्लोजन और एनी अदर इंपैक्ट। ठीक है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए बहुत सारा फोर्स लगना। आप किसी फुटबॉल को किक करो पैर से, तो आपने क्या किया, अपने पैरों से फुटबॉल पे एक इंपल्सिव फोर्स लगाया, उसको बिना किसी प्रैक्टिकली जीरो टाइम में आपने उसे एक बहुत सारा फाइनाइट मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया, मतलब आपने चेंज इन मोमेंटम ला दिया जीरो टाइम में, तो फोर्स कैसा हो गया, इंपल्सिव हो गया। ठीक है, जब विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह की बॉल पे शॉट मारा तो वो भी एक इंपल्सिव फोर्स है, क्योंकि बहुत ही छोटे टाइम में एक फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम बॉल में आ गया था। ठीक है, अगला क्या है, इंपल्सिव फोर्सेस एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। इंपल्सिव फोर्सेस एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम and therefore the effect of finite forces during these times can be neglected। ध्यान दीजिए, जो फाइनाइट फोर्सेज हैं वो बहुत कम टाइम में, डी टी टाइम में क्या कितना चेंज इन मोमेंटम लाएंगे, एफ इंटू डी टी। नाउ एफ इज वेरी स्मॉल, डी टी सॉरी एफ इज फाइनाइट एंड डी टी इज वेरी स्मॉल, सो एफ इंटू डी टी इज स्मॉल। तो बहुत ही छोटा चेंज इन मोमेंटम आएगा, उसका इफेक्ट आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम एक क्वेश्चन में किए थे। वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसमें प्रोजेक्टाइल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके एक्सप्लोड हो जाता था। उसमें हम लोगों ने ग्रेविटी को इग्नोर किया था उस एक्सप्लोजन के टाइम इंटरवल के लिए, याद है कि नहीं याद है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये दिमाग में आता भी नहीं है कि ये चीज सोच के कर रहे हैं, डायरेक्टली अगला स्टेप पे आ जाते हैं। ठीक है, मतलब गलती होती ही नहीं है, बिना सोचे भी इस चीज में गलती नहीं होती। चलो अगला, देर इज नथिंग कॉल्ड ग्रेविटेशनल और स्ट्रिंग इंपल्सिव फोर्सेस। ग्रेविटेशनल इंपल्सिव फोर्स या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं है, स्प्रिंग है। ओके, अच्छा मैंने यहाँ पे टाइपिंग में गलती करी है। ये स्प्रिंग है, ठीक है ना। देर इज नथिंग कॉल्ड ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग इंपल्सिव फोर्सेस। कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, कोई स्प्रिंग इंपल्सिव फोर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका mg है जो कि फाइनाइट है, वो सडनली एक मोमेंट के लिए चेंज नहीं हो सकता, एक मोमेंट के लिए बहुत बड़ा नहीं हो सकता। सिमिलरली स्प्रिंग का फोर्स जो है वो क्या है, kx है, ये भी सडनली चेंज नहीं हो सकता। जिन फोर्सेस के बेसिकली आपके पास फॉर्मूले होंगे ना, वो मतलब फॉर्मूले मतलब फाइनाइट फोर्स फॉर्मूले होंगे, वो फोर्सेस हमेशा मतलब कभी भी इंपल्सिव नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मूला है तो आंसर फाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। और इंपल्सिव फोर्स कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है, लेकिन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा फोर्स होता है ना। इंपल्सिव फोर्स कौन
सा नहीं होता, ये तो देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, स्प्रिंग फोर्स नहीं होता, बट कौन सा होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा, कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, ये वो फोर्सेज हैं जो कि जनरली इंपल्स प्रोवाइड करते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड किए तो उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया, बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई किया, ये नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव था। जब विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह की बॉल को हिट किया बैट से, तो बैट और बॉल में कांटेक्ट बहुत कम टाइम के लिए था, दोनों ने एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगाया, बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत ही बड़ा फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बॉल की मोमेंटम में फाइनाइट चेंज आया। ठीक है, सो दीज नॉर्मल फोर्सेस, टेंशन, दीज आर द फोर्सेस जो कि इंपल्सिव हो सकते हैं। ये फोर्सेस जिससे झटका लग सकता है। आप बोलोगे सर फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला है, आपने बोला सर जिस चीज का फॉर्मूला होता है वो इंपल्सिव नहीं हो सकता। सर फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला है म्यू इनटू नॉर्मल, तो क्या ये इंपल्सिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल खुद इंपल्सिव हो सकता है। समझ में आई बात? क्योंकि नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव है, इसलिए फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो सकता है। म्यू इनटू नॉर्मल है ना, नॉर्मल इंपल्सिव है। ठीक है, अगर नॉर्मल इंपल्सिव नहीं होगा तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव नहीं होगा। अगर फ्रिक्शनल इंपल्स लग रहा है तो नॉर्मल इंपल्स भी लग ही रहा होगा गारंटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली एन इंपल्सिव फोर्स कैन बैलेंस अदर इंपल्सिव फोर्सेस। क्यों यार? इंपल्सिव फोर्स इनफाइनाइट है, फाइनाइट फोर्स कैसे उसे बैलेंस करेगा? ठीक है, ओनली एन इंपल्सिव फोर्स कैन बैलेंस अदर इंपल्सिव फोर्सेस। एक इनफाइनाइट या बहुत बड़े फोर्स को बहुत बड़ा फोर्स ही बैलेंस कर सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, इसको कॉपी कर लो फटाफट सब लोग। डन? ओके, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि देर आर टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी हैविंग मास m ईच, मतलब ए का मास भी स्मॉल m है, बी का मास भी स्मॉल m है। ईच आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है सरफेस। अ बुलेट ऑफ सेम मास, मतलब इस ये जो बुलेट है इसका मास भी सेम है, m है। स्ट्राइक्स द ब्लॉक बी विद वेलोसिटी u, ये वेलोसिटी u से जाता है और b से कोलाइड कर जाता है। इफ द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन b देन फाइंड, पहला पार्ट है देयर फाइनल वेलोसिटीज, दूसरा पार्ट है इंपल्स ऑन a ड्यू टू टेंशन। अब देखो इसको मोमेंटम से कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन से आप और आराम से इसका फर्स्ट पार्ट तो कर ही लोगे, सेकंड पार्ट के लिए आपको इंपल्स की जरूरत है। बट मैं फिर भी इंपल्स पे बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं लेना चाहता हूँ, एक ही एग्जांपल में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपका जो इंपल्स है उस सॉरी आपका ये जो प्रॉब्लम है उसको मैं इंपल्स से सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्या होगा देखिए, जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन करते थे वैसे ही हम यहाँ पे करें, इस इंपल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ अलग नहीं है। वहां पर हमारे पास हम लोगों की स्टेप्स क्या थी? स्टेप्स में क्या होता था? सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई करो, फिर डायग्राम बनाओ, डायग्राम में न्यूटन लॉ को ध्यान रखते हुए डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर दिए, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को अप्लाई करिए। बेसिक स्टेप सही थी, यहाँ पे भी वही है, बस वहां पर हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन था, यहां पे हमारे पास इंपल्स इज इक्वल टू मास इनटू डेल्टा वेलोसिटी होगा, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम होगा। ठीक है, समझ में आई बात?
इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, अगर मास कांस्टेंट है तो हमने बोला जब ये बुलेट जाके बी से टकराया, ध्यान दीजिएगा, जब ये बुलेट है अपना, ये सी है, बुलेट है, बुलेट जब बी से टकराया, ब्लॉक बी से, तो ब्लॉक बी ने बुलेट पर एक इंपल्स पीछे की तरफ अप्लाई किया, इसको मैं बोल देता हूं I1। बदले में इसने, बुलेट ने इस ब्लॉक बी पर सेम इंपल्स I1 आगे लगाया बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। और इस वजह से ये ब्लॉक बी आगे मूव करना चाहा सडनली, क्योंकि इस पे इंपल्स लगा, तो इसको रोकने के लिए रस्सी ने टेंशन का इंपल्स I2 पीछे लगाया, इसको स्लो डाउन करने के लिए। अब रस्सी अगर इधर इंपल्स लगाएगी तो रस्सी इधर भी इंपल्स लगाएगी, क्योंकि रस्सी का टेंशन दोनों तरफ इक्वल लगता है। तो इसलिए रस्सी ने इस ब्लॉक ए पर आगे की तरफ इंपल्स लगाया I2। इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे बता दो। सबको समझ में आ गया? ये एक किसी न किसी को डाउट आया होगा, इतना अच्छा तो नहीं पढ़ा सकता हूं मैं। नहीं, ओके भाई, चलो। अब देखो, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि बुलेट जाके बी में एम्बेड हो जाता है, I2 समझ में नहीं आया? ओके, देखो क्या है, इस बुलेट पर बी ने पीछे इंपल्स लगाया, बुलेट ने बी पर आगे इंपल्स लगाया I1, जिसकी वजह से बी के पास एक सडनली आगे की तरफ वेलोसिटी आने लगी। सडनली राइट में अगर बी के पास वेलोसिटी आएगी तो क्या होगा, बी जब आगे जाने की कोशिश करेगा तो रस्सी तो ए से बंधी हुई है, ए के पास तो इंपल्स आया, ए के ऊपर तो कोई इंपल्स लगा नहीं है, ए तो सडनली आगे जाएगा नहीं, तो मतलब बी का एक्सेलरेशन ज्यादा हो और ए का एक्सेलरेशन कम हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता बी के पास सडनली वेलोसिटी आ जाए और ए के पास ना आए। अगर ऐसा होगा तो रस्सी की लेंथ चेंज हो जाएगी, तो रस्सी की लेंथ चेंज हो जाएगी, तो रस्सी बोलेगा नहीं, मैं नहीं होने दूंगा अपनी लेंथ चेंज। तो वो बी को रोकने के लिए बी पे एक पीछे की तरफ इंपल्स लगाएगा, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि रस्सी है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगाता है, ए पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, ए पर आगे की तरफ I2 इंपल्स अप्लाई करेगा। ओके, ओके। अब क्या हुआ, क्योंकि तीनों, सॉरी, क्योंकि सी जाके बी में घुस गया है, क्योंकि सी बी में जाके घुस गया है, इसलिए सी और बी दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी सी की अगर v है, अगर सी की फाइनल वेलोसिटी में v मान लूं, तो b की भी v होगी, और अगर b v वेलोसिटी से जाएगा तो a भी v वेलोसिटी से जाएगा। तीनों की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है, मान ली इक्वल है, मतलब तीनों की वेलोसिटी को मैंने v मान ली। अब मुझे कुछ नहीं करना है, देखो मैं सिर्फ इंपल्स के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे ना mg के बारे में चिंता करनी है, ना मुझे नॉर्मल के बारे में चिंता करनी है, मैं सिर्फ सडन चेंजेस के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक बी के लिए अगर मैं बी की इक्वेशन लिखता हूं तो बी पे कितना इंपल्स लग रहा है? एक I1 आगे लग रहा है, I2 पीछे लग रहा है। मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस, बैकवर्ड डायरेक्शन को माइनस ले रखा है, तो बी के लिए लिखूंगा मैं I1 माइनस I2 इज इक्वल टू m इंटू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस 0। ये फॉर्मूला लगाया, I वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? बी वाला इक्वेशन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाले मैं आराम से बता दूंगा। बेटा क्योंकि इनिशियली बी रेस्ट पे था, चेंज इन वेलोसिटी लिखना है ना, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियली v रेस्ट पे था, इसलिए इनिशियल 0। ओके, अगर मैं a के बारे में बात करूं तो a के लिए क्या लिख सकता हूं? a पे एक ही इंपल्स लग रहा है, I2, तो लिखूंगा I2 इज इक्वल टू मास ऑफ a इंटू चेंज इन इट्स वेलोसिटी, पहले रेस्ट पे था, फाइनली v हो गया, तो v माइनस 0। और अगर c के बारे में बात करें तो c के लिए सोचिए जरा, c के लिए क्या होगा? c पर एक इंपल्स लगा है माइनस I1, तो माइनस I1 इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u। ठीक है, इज इट ओके?
तो अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या होगा, देखो -i2 + i2 कैंसिल, +i1 -i1 कैंसिल, है ना। मैंने तीनों को ऐड कर दिया, इंपल्स खत्म हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या हुआ, mv + mv + mv माइनस mu, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो mu इज इक्वल टू 3mv। देखिए जरा, ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन है कि नहीं है? आप डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेशन तक पहुंच सकते थे कि नहीं पहुंच सकते थे? पहुंच सकते थे। सो mu इज इक्वल टू 3mv, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू u/3। आप डायरेक्टली पहुंच सकते थे, पर मेरे को आपको समझाना था इंपल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। सो v इज इक्वल टू u/3 हो गया, तीनों की वेलोसिटी u/3 के बराबर हो गई। किसी को कोई आपत्ति हो तो बता दो। कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। अब हमें निकालना क्या था, इंपल्स ऑन a ड्यू टू टेंशन, a पर इंपल्स मतलब I2 निकालना है। तो मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी, इसको यहां यूज किया, I2 इज इक्वल टू मास इंटू v माइनस 0 दैट इज इक्वल टू m इंटू u/3। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। दिस इज आंसर टू फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज आंसर टू सेकंड पार्ट। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? वेरी गुड। देखो डिफिकल्ट तो नहीं है मेरे ख्याल से, इंपल्स भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे जैसे फोर्स हैंडल करते थे वैसे इंपल्स हैंडल कर रहा है, कुछ नया थोड़ा ना कर रहा है। ओके, कॉपी हो गया? किसी का नहीं हुआ तो टाइप कर दो, नहीं तो मैं हटा रहा हूं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन। हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे पहुंच गए। चैप्टर क्या था, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, ठीक है। तो हम लास्ट पार्ट पे आ गए, कोलिजन पे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पक्के से खत्म हो जाना चाहिए। अगर मैं आज थोड़ा 7 बजे तक क्लास खींचूंगा तो पक्के से नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, मतलब परसों। सो कोलिजन शुरू करते हैं। कोलिजन क्या होता है? देखिए, कोलिजन सबको पता है, दो चीजें टकराती है तो उसको हम कोलिजन कहते हैं। हम फिजिक्स में कोलिजन को मेनली दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं ताकि हम उस कोलिजन को इजीली पढ़ पाए। क्या क्या है वो? एक तो है हेड ऑन कोलिजन, दैट इज बेसिकली वन डायमेंशनल कोलिजन, और दूसरा है ऑब्लिक कोलिजन, बेसिकली टू डायमेंशनल कोलिजन। अब आप बोलोगे सर वन डायमेंशनल कोलिजन और टू डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है? तो मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम जब तक मैं हेड ऑन पूरा नहीं पढ़ाऊंगा तब तक ऑब्लिक पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, और जब मैं ऑब्लिक कोलिजन बताऊंगा तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हेड ऑन कोलिजन क्या होता है और ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है। अभी के लिए बस एक आइडिया लेके चल लो कि हेड ऑन क्या होता है 1D कोलिजन, ऑब्लिक क्या होता है 2D कोलिजन, कैसे, इसका ये समझ लीजिए। मान लेते हैं मेरे पास ये दो बॉल्स हैं, बॉल ए और बॉल बी, ठीक है। इसका नाम हटाया था, बाद में कंफ्यूजन होगा नहीं तो। क्या हुआ, बॉल ए बी की तरफ गई और बी से जाके टकरा जाती है, कैसे, कुछ ऐसे, ठीक है। ये बॉल ए बी से जाके टकरा गया। तो क्या था, जब बॉल ए यहां पर थी उस वक्त इसके पास वेलोसिटी लेट से u1 थी, बी तो रेस्ट पे ही था तो बी के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ए यहां पहुंचा, जब ये दोनों कोलाइड किए तो इस पॉइंट पे दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ, हाँ या ना, है ना। तो क्या होगा, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएंगी, कहां पर, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसी के नॉर्मल के लॉन्ग लगाएंगे। तो बेसिकली आपका एक नॉर्मल फोर्स लगेगा कुछ ऐसा, इस लाइन के ऊपर लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग ए और बी एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। लेकिन क्योंकि कोलिजन है, ये नॉर्मल फोर्स बहुत ही कम देर के लिए लगेगा और काफी ज्यादा बड़ा लगेगा। बेसिकली इस लाइन के लॉन्ग दोनों एक दूसरे के ऊपर इंपल्स लगाएंगे या एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट, मतलब इसी लाइन के लॉन्ग दोनों के बीच में इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, बी ने ए पर इधर फोर्स लगाया
ए ने बी पर इधर फोर्स लगाया, फोर्स नहीं बोलना चाहिए इसको, इंपल्स बोलना चाहिए, तो इसको आई वेक्टर इधर लगाया, ए ने बी पे आई वेक्टर उधर लगाया, या यूं कहना चाहिए अगर ये आई वेक्टर है तो माइनस आई वेक्टर, राइट। और ए की जो इनिशियल वेलोसिटी थी या u1 था, ये भी इसी लाइन के लॉन्ग, ये जिस लाइन के लॉन्ग इंपल्स लग रहा है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ इंपैक्ट कहते हैं, ठीक है, या फिर लाइन ऑफ कोलिजन भी कहते हैं। एलओसी, ठीक है। जिस लाइन के अलॉन्ग दोनों बॉल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं उसको हम लाइन ऑफ इंपैक्ट या फिर लाइन ऑफ कोलिजन भी कहते हैं। और आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉल ए की वो इसी लाइन के अलॉन्ग है, बी की वेलोसिटी है ही नहीं। अगर दोनों बॉल्स की वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग हो तब हम कहते हैं कि कोलिजन हेड ऑन है या वन डायमेंशनल है, ठीक है। अगर वेलोसिटीज लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग हो तब हेड ऑन कोलिजन होता है या वन डायमेंशनल कोलिजन होता है। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा? ये दो बॉल्स हैं, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, ये दो बॉल्स हैं, ये बॉल ए, ये बॉल बी, बॉल ए बी से जाके ऐसे टकरा जाती है, ठीक है। तो जब कोलिजन हुआ तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो नॉर्मल है वो तो इस नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में है ना, तो दोनों बॉल्स एक दूसरे पे इंपल्सिव नॉर्मल फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएंगी। है ना, एक आई वेक्टर होगा दूसरा माइनस आई वेक्टर होगा। नाउ दिस लाइन इज योर लाइन ऑफ कोलिजन। जिस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो नॉर्मल डायरेक्शन है वही होगा नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन, वही आपका लाइन ऑफ कोलिजन या फिर लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ठीक है। और इस केस में अगर आप ध्यान दें तो इनिशियली बॉल ए इधर थी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी u, ये बॉल यहां जाके टकराई तो वेलोसिटी का डायरेक्शन लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग नहीं है। ऐसे केस को हम लोग ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं या टू डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन में फर्क पता चला। हेड ऑन में क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटीज दोनों बॉल्स की, इनिशियल वेलोसिटीज इज अलोंग LOC। और ध्यान दीजिएगा अगर इनिशियल वेलोसिटीज LOC के अलोंग होंगी तो फाइनल वेलोसिटीज भी LOC के अलोंग ही होंगी। यहां पर इनिशियल वेलोसिटीज आर नॉट अलोंग LOC, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको भी फटाफट कॉपी कर लेंगे, और अगर कॉपी करने में दिक्कत हो रही, डायग्राम नहीं बन रहा है ठीक से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब लेना, ठीक है। बट स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में वापस अपनी नोटबुक में सबको कॉपी करना है। अच्छा, ये अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है कोलिजन में किसी को भी? हाउ इज वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी? देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करो, इनिशियल वेलोसिटी देखिए यहां पर इस डायरेक्शन में है, ये वाली लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग है ना, और जो इंपल्स लगा है वो नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब स्टेडी लाइन के लॉन्ग लगा है। तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उस स्टेडी लाइन के लॉन्ग नहीं है, उस लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग नहीं है, उस लाइन ऑफ कोलिजन के लॉन्ग नहीं है,
इधर है उससे मतलब नहीं है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग नहीं है इससे मतलब, ठीक है। उसके अलावा किसी भी और डायरेक्शन में हो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलावा तो ऑब्लिक कोलिजन होगा, 2D कोलिजन होगा, ठीक है। देखो हेड ऑन कोलिजन का एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अरे अरे ये चल नहीं रहा, ठीक है। देखो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है समझिए, यहां तो अब ये एनिमेशन चल नहीं रहा आपके इसमें, क्या होगा ध्यान दीजिए। दो बॉल्स हैं, ये बॉल इधर जा रही है, मान लेते हैं ये वाली बॉल भी इधर जा रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। ये u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है। क्योंकि u1 u2 से बड़ा है तो ये बॉल, पीछे वाली बॉल, ये बॉल A जाकर बॉल B से टकराएगी, है ना। जब टकराई तो उसके बाद क्या होगा, बॉल A स्लो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, बॉल B की वेलोसिटी v2 हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या है, A B के पास आ रहा था, A और B के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था, बाद में A और B के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हमेशा सारी वेलोसिटी राइट साइड में ही, ऐसा हो सकता है कि u1 राइट में था, u2 लेफ्ट में था, फिर v1 लेफ्ट में हो गया, v2 राइट में हो गया, ये सब चीजें पॉसिबल हैं। पर मैं हमेशा ही सबको पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में लूंगा ताकि सबको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लूं अपने फॉर्मूले के लिए। उसके बाद में मैं इक्वेशन लिखूंगा, जो निगेटिव आना होगा अपने आप निगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके का कोलिजन होगा कि बॉल जाके दूसरे बॉल से टकराएगी और जो वेलोसिटीज हैं वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होगी आपके कोलिजन में। हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा, बिफोर कोलिजन मतलब ऐसा समझ लीजिए, बिफोर कोलिजन m1 के पास और m2 के पास दोनों के पास वेलोसिटी ऐसी हैं, u1 और u2। आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है, m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। मैंने यही अजम्पशन लिया है, ठीक है, कि सबकी वेलोसिटी राइट साइड में ही है। नेगेटिव अगर लेफ्ट में आएगी तो अपने आप ही हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक। मैंने क्या किया, इस राइट डायरेक्शन को प्लस और लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस लिख के मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि देखिए सबसे पहले तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एटलीस्ट नॉट एनी इम्पैक्ट, कोई आपका इंपल्सिव फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है एटलीस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। लग रहा है क्या, अगर ए जाके बी से टकराता है तो एक्सटर्नल फोर्स अगर होगा भी तो नॉर्मल होगा, एमजी जो एमजी वगैरह होगा वो सब तो फाइनाइट होंगे, उनका कोई वो फोर्सेस पिक्चर में आएंगे ही नहीं। सो नो एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, m2 ने m1 पे फोर्स लगाया, इसलिए फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग कोलिजन, हमेशा कोलिजन के दौरान हमेशा ही मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसलिए सो दिस इंप्लाइज दैट m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत,
तो मेरे पास अननोन कितने हैं? 2 हैं। V1 भी नहीं पता, V2 भी नहीं पता। मेरे को इनिशियल कंडीशन दे दी गई, बोला कि कोलिजन के बाद बताओ क्या होगा। सीधे हमसे सीधे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनिशियली M1 के पास V1 वेलोसिटी, M2 के पास V2 वेलोसिटी, M1 जाके M2 से टकरा जाता है, बताओ कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक इक्वेशन तो हमने लिख दी, वेरिएबल 2 हैं V1 और V2, तो एक और इक्वेशन चाहिए, हाँ या ना? एक और इक्वेशन तो चाहिए होगी ना, बता दो। कहां से लाएं दूसरी इक्वेशन? एनी आइडिया दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? कोई तो बोल दो, एक और इक्वेशन कहां से लाऊं? देखो भैया, कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। दूसरी इक्वेशन आप लोगों ने नहीं बोली, बट कई बार जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मुझसे लोग कहते हैं सर एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है ना, ये थोड़ा लफड़ेदार चीज है। एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा ट्रू नहीं होता है। इट इज ट्रू ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, बाकी टाइम आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, ठीक है? तो कम से कम ये इलास्टिक कोलिजन वाला केस हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। मतलब आपकी फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी सेम होनी चाहिए। आप बोलोगे सर एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं रहेगी? कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं रहेगी? सर एनर्जी तो कंजर्व रहती, आगे पीछे कुछ सोचते नहीं कि एनर्जी कब कंजर्व रहती है कब कंजर्व नहीं रहती। तो देखो भाई, जब दो ऑब्जेक्ट टकराए तो क्या दोनों के कोलाइड करने से साउंड प्रोड्यूस हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साउंड एनर्जी है तो साउंड एनर्जी निकल गई, दोनों कोलाइड किए, वाइब्रेशन हुआ, उसमें एनर्जी गई। दोनों कोलाइड किए, कोलिजन से चीजें गर्म भी हो जाती हैं तो हीट एनर्जी भी आई। तो बहुत सारी एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होकर डिसिपेट हो जा रही है। एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है बट डिसिपेट हो सकती है, तो बहुत सारी एनर्जी डिसिपेट हो गई। इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही केस में लगेगा जहां हम मानते हैं कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन ये है कि अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है इन कोलिजन, अगर कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, तब हम उस कोलिजन को कहेंगे ये इलास्टिक कोलिजन है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा के देखते हैं यहां पे इलास्टिक कोलिजन मानते हुए, तो हम बोलेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज हमारे पास बनेगा, एक काम करता हूं मैं m1 वाले पहले तो हाफ कैंसिल करता हूं यार, हाफ फालतू में आ रखा है, हाफ से हाफ 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 दोनों तरफ कॉमन आके कैंसिल हो गया। अब मैं m1 की टर्म्स एक तरफ m2 की टर्म्स एक तरफ कर देता हूं, तो आएगा मेरे पास m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज m1 इंटू v1 माइनस u1 इंटू v1 प्लस u1 इज इक्वल टू m2 इंटू u2 माइनस v2 इंटू u2 प्लस v2, ठीक है? अब मैंने यहां से एक
ये जो इक्वेशन बनी थी ना, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैंने इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ी थी यहाँ पे। दिस इंप्लाइज, मैं यहाँ पे भी m1 और m2 के टर्म्स को अलग अलग कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा, m1 इंटू v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 इंटू u2 माइनस v2। इसको इक्वेशन 1 बोलने की जगह मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि देखिए यहां पर ये जो टर्म है ये इसके बराबर है और ये जो टर्म है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा मेरे पास फाइनली, मेरे पास फाइनली आ जाएगा v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, है ना। v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। इसका मतलब, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल चेंज कर सकता हूं। इसका मतलब कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, सॉरी, हाँ सही, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। क्या बना मेरे पास फाइनली, यहां लिख दे रहा हूं एक बार और, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है। अब देखो जरा u1 माइनस u2 क्या है, u1 माइनस u2 देखिए तो जरा क्या है, क्या ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है कि नहीं बिफोर कोलिजन, हाँ या ना, है कि नहीं। बोल दो यार, फिर दो लोग बात करते हैं, बाकी लोग पता नहीं कितना दुखी है मुझसे। u1 माइनस u2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, और v2 माइनस v1 क्या है, क्या इसको मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कह सकता हूं आफ्टर कोलिजन। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। कोई दिक्कत, ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब होगा, दिस इज आफ्टर कोलिजन, एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब है, बिफोर कोलिजन। तो अब मैं ये एनर्जी कंजर्वेशन की जगह ये वाली इक्वेशन लिख सकता हूं, दोनों इक्वेशन मेरी लीनियर हो जाएगी, सॉल्व करना रिलेटिवली इजियर हो जाएगा, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आसान होता है ना इन कंपैरिजन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब मैं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लूंगा, अपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की बजाय मैं ये वाला डायरेक्ट यूज कर लूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बट ये किसके लिए ट्रू है, ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन। सर अगर एनर्जी कंजर्व नहीं हो तो क्या करें, तो क्या करें, हमें और कुछ आता है क्या, हमें तो और कुछ नहीं आता। आता है आपको, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया, कहीं और से पता है तो अलग बात है, मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया क्योंकि मेरे को कुछ आता ही नहीं। तो इसलिए मैं गया न्यूटन अंकल के पास, न्यूटन अंकल बचा लो, न्यूटन अंकल बचा लो, समझ नहीं आ रहा कोलिजन में, एक इक्वेशन समझ में आ गई, दूसरी इक्वेशन समझ में नहीं आ रही, एनर्जी कंजर्वेशन मान के कितना सॉल्व करेंगे, सब तो गलत हो जाएगा। तो न्यूटन ने बोला अच्छा एक काम करो, एक और लॉ रखो, उनके पास तो जाओ, तो उनके पास लॉज की भरमार है, एक और लॉ दे दिया उन्होंने, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। पिछला वाला पेज कॉपी कर लिया कि नहीं कर लिया, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। ठीक, तो न्यूटन अंकल से पूछा, न्यूटन अंकल ने एक और लॉ दिया, क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। क्या नाम दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या कहता है, ये कहता है यार जब बिफोर कोलिजन m1 m2 के बीच में अप्रोच होगा और आफ्टर कोलिजन ऑब्वियसली सेपरेशन होगा। तो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, ये है u1 माइनस u2,
और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, ये है v2 माइनस v1। ठीक है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं। तो न्यूटन अंकल ने कहा क्या कि फॉर एनी कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप बोलोगे सर ये ई क्या है, क्या सर ये ई यूलर्स नंबर है 2.718 है? जवाब है नहीं, ई 2.718 नहीं है। ई क्या है, ई है आपका, ई का है तो ई है ही कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आप बोलोगे सर रेस्टिट्यूशन क्या होता है? देखो यार, रेस्टिट्यूशन का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग ढूंढोगे तो मीनिंग है रिफॉर्मेशन। ये कैसे सूट करता है यहां पर, ये जब मैं ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है तो बताऊंगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई न्यूटन अंकल ने बताया ये जो ई है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, कॉपी कर लो इसको भी। कॉपीड, ओके। अब देखो कुछ बातें और हैं यहाँ पे। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इलास्टिक कोलिजन देखा था। ये जो इलास्टिक कोलिजन है, इस इलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ था बेटा, इलास्टिक कोलिजन में आपका एनर्जी कंजर्व्ड थी। एनर्जी वैसे तो हमेशा कंजर्व रहती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व थी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी। इसमें आपका E जो है, E की वैल्यू 1 आई थी। देखिए क्योंकि क्या था आपके पास फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो E कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी वाज कंजर्व्ड। उसके बाद और भी कोलिजन है, अगला है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में सम एनर्जी इज लॉस्ट। सम एनर्जी इज लॉस्ट मतलब आपका जो E है, दिस E, अच्छा ऐसे नहीं, जो 0 से बड़ा है ये E बट 1 से छोटा होता है। इनलास्टिक कोलिजन में E जो है 0 और 1 के बीच में होता है, ना 0 होता है ना 1 होता है। इसका एक और है कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। ये जो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होता है, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का मतलब जितना एनर्जी मैक्सिमम लॉस हो सकता है ना, उसी में होता है। कोलिजन में कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन से ज्यादा लॉस एनर्जी का नहीं पॉसिबल है। देखिए 100% एनर्जी का लॉस होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि समझिए मोमेंटम अगर इनिशियल मोमेंटम अगर 0 नहीं है तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम तो रहेगा ही, मतलब पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी तो रहेगी। ठीक है, पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी तो